बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंदर हम बहुत सीधी बात करते हैं, सीधे तर्क होते हैं, सीधे विषय होते हैं और सीधी बातों के अंदर सीधे सवाल होते हैं, सीधे जवाब होते हैं। सवाल मैं करता हूं, जवाब देते हैं ओम माथुर। ओम माथुर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप राजस्थान के उन वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं जिनके ब्लॉग्स बड़े शान और इत्मीनान के साथ में पढ़े जाते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप आए। आज इस मुद्दे पर सीधी बात करना चाहते हैं ओम जी। मैं चाहता हूं कि आज एक सर्वव्यापी मुद्दा ऐसा लिया जाए जो मतलब जैसे होता है ना कि गधे रोम में भी मिलते हैं, तो ऐसा भ्रष्टाचार हर कहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूं आज भ्रष्टाचार पर बात की जाए। बिल्कुल। राजस्थान के अंदर जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आंकड़े पिछले दिनों अखबारों के जरिए सामने आ रहे हैं और जो कानून के रक्षक हैं वही कानून के भक्षक होकर काम कर रहे हैं, चाहे राजनेता हो वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे पुलिस वाले अधिकारी हो वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी हो, भ्रष्टाचार का खून उसके मुंह लग चुका है। ऐसे पूरी परिस्थिति के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र जी, भ्रष्टाचार वो जलकुंभी है जी जो समाज में फैल रही है जी और बहुत तेजी से फैल रही है। पानी की जलकुंभी तो हमें ऊपर नजर आ जाती है, लेकिन ये जलकुंभी ना ऊपर नजर आती है और ना भीतर नजर आती है। लेकिन आपने जलकुंभी बहुत अच्छा प्रयोग किया है, क्योंकि इसकी भी जड़ें नहीं होती और उसकी भी जड़ें नहीं होती और वो उसकी भ्रष्टाचार गणित इतनी गहरी होती है, दिखाई नहीं देती है वो। अब आप देखिए, विभाग का नाम है एंटी करप्शन ब्यूरो, यानी करप्शन को रोकने वाले विभाग। और उसका एएसपी वो खुद करप्शन कर रहा है। बोलिए, मतलब जब बाढ़ खेत को खाने लग जाएगी तो उसको बचाएगा कौन? बिल्कुल सही बात है। तो वैसे ही हुआ जैसे कीड़े मारने की दवा हो और उसमें कीड़े मरे हुए मिले। तो आप देखिए, जब जिनको रोकने की जिम्मेदारी दी गई अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे तो आप सोच सकते हैं भ्रष्टाचार कितना सर्वव्यापी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको सुरेंद्र जी आंकड़ा बताता हूँ, जो पिछले विधानसभा में सरकार ने रिपोर्ट पेश की थी अपनी एक, उसमें उन्होंने बताया गया था राजस्थान विधानसभा में कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक, मतलब बीते 3 सालों में 1600 भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की मंजूरी मांगी गई सरकार से। और कितनी दी गई? 1150 दी गई। ये भी मैं बता दूं, मुझे नहीं मालूम कि कैसे आंकड़े हैं। अजमेर में तो जितनी भी दी गई हैं उनमें से एक की भी इसमें नहीं है। आप इसमें रोचक बात यह है सुरेंद्र जी की जो 400 अधिकारी बचे हैं प्रोसिक्यूशन से, उसमें 180 तो रंगे हाथों पकड़े गए रिश्वत लेते हुए। बोलिए आप। मतलब रंगे हाथों पकड़ने के बाद उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सारा, उसमें कौन कौन शामिल है? IAS, RPS, IAS, जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं। सीधी सी बात है, बड़े स्तर के अधिकारी को बचाया जाता है तो इसका मतलब उनके राजनीतिक संबंध या उनका राजनीतिक जुड़ाव उनको बचाने में कोशिश करता है। अब एक बात और बताऊं आपको सुरेंद्र जी, 2008 से 2016 के बीच में जिन अधिकारियों को रिश्वत लेने पकड़ा गया था जी, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई 2023 तक नहीं की, उसमें 16 रिटायर भी होकर चले गए। बोलिए, मतलब वो अपने रिटायरमेंट का लाभ भी ले गए, जो माल खा गए वो भी खा गए। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात तो करती है, लेकिन कभी भी केंद्रीय सतर्कता आयोग ने आदेश दिया था 2 साल पहले की प्रोसिक्यूशन की मंजूरी 3 महीने में दे दी जाए जी। अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार के प्रति, तुरंत आप जांच कराइए। बिल्कुल। और रंगे हाथों में तो मैं कह रहा हूँ जांच की जरूरत भी क्या है आपको? बिल्कुल। आपने पहले उसकी रिकॉर्डिंग करी है, फिर आपने छापा मार के रेड हैंड पकड़ा उसको, उसके बाद गवाही इकट्ठे करते हैं, फिर आप चालान पेश करते हैं, तो उसमें इतनी समय क्यों लिया जाता है? 8-8, 10-10 साल की अवधि क्यों लगाई जाती है? बिल्कुल लगाई जाती है। मैं अजमेर के बहुत सारे मामले ऐसे जानता हूँ ओम जी, जिसके अंदर बिल्कुल बाकायदा जिस जांच एजेंसी ने ये कह दिया कि भ्रष्टाचार का लिप्त पाया गया है, कृपया परमिशन दे ताकि हम चालान पेश कर सके। 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल परमिशन ही नहीं मिली। अब मैं आपको संपत सांकला का एक मामला बताता हूँ। संपत सांकला के मामले के अंदर एसीबी ने बाकायदा उनको भ्रष्टाचार का दोषी मान लिया और उसकी कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से पूर्व मेयर हैं, उनके खिलाफ कितने मामले रहे, आज तक परमिशन नहीं आई। अब आप देखिए, जो सुरेंद्र शर्मा का मामला चल रहा है एसीबी के जी, इनके खिलाफ 2023 मई यानी 2 साल पहले उदयपुर के उदयमन थाने के थानेदार ने रोजनामा ने रिपोर्ट डाली थी कि मेरे पास आज एक रमेश नामक व्यक्ति का फोन आया था, उसने मुझे धमकी दी है कि आपसे शर्मा साहब वो नाराज है, उनको 1 लाख रुपए शाम तक आप पहुंचा देना। ये किस्सा कब का है? मई 2023 का। उसके बाद मई 2024 में जून में फिर एक थाने में इस तरह की रिपोर्ट डाली गई कि वो धमकी दे रहे हैं अपने दलालों के मार्फत। यानी 2 साल पहले मामला प्रकाश में आ चुका था, उसके बावजूद उसको हटाया नहीं गया। उसको हटाया गया 15 दिन पहले। यानी इसका मतलब ये कि जो वो खेल खेल रहा था करप्शन का, वो अपने स्तर पर नहीं खेल रहा था, निश्चित रूप से उसकी जड़ें ऊपर तक पहुंची हुई थी। सुरेंद्र जी, आम धारणा
बन गई है लोगों के अंदर कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बिल्कुल। और समाज भी ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करता है, उनको पूरा मान सम्मान मिलता है, क्योंकि पैसे का रुतबा इतना बढ़ गया है कि उसके आगे सब गौण हो गए। बिल्कुल सही बात है। और मैं कह रहा हूँ ओम जी, मैं आपसे ये कहूँ कि जब मजिस्ट्रेटों के यहाँ, न्यायाधीशों के यहाँ नोटों की गड्डियाँ जली हुई मिलती हैं, जब राजनेता, मंत्री, ऐसे लोग बाग करोड़ 2-2 करोड़ के, अभी विधायक पकड़े गए, बहुत मामूली, करोड़ 2 करोड़ मामूली रकम हो गई आजकल। और आप देखिए ना कि सुरेंद्र शर्मा का जो फिल्मों में गैंगस्टर नहीं होते हैं जी, जिनके हर गांव में जासूस होते हैं, मुखबिर होते हैं, उस तरह उसके हर विभाग में मुखबिर थे, दलाल थे, मतलब हर विभाग से डीलिंग अलग अलग थी। और आप एक चीज रोचक चीज और सुरेंद्र जी देखें, जो आप अक्सर जिक्र भी करते हैं अपन सब, अवैध खनन बजरी का। आप देखिए जो रिश्वत के विभाग इसने चुने वो सब बजरी खनन से जुड़े हुए हैं। जैसे वन विभाग के देखो धमकी देता था तुम्हारे क्षेत्र में अवैध खनन खूब हो रहा है और खूब पैसे खा रहे हो, रिश्वत दो। परिवहन विभाग को धमकी मिलती थी तुम्हारे यहाँ से अवैध वाहनों का निकाला जा रहा है, पैसे लेके पैसे दो। पुलिस वालों कहता है तुम्हारा संरक्षण मिल रहा है, इसको पैसे दो। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो आदमी आसानी से पैसे दे रहा है सिर्फ धमकी से, बिना किसी सबूत के, वो खुद कितना कमा रहा होगा। यानी भ्रष्टाचार का जो जाल राजस्थान में फैल रहा है वो कितना, और दोनों सरकार है, ऐसा नहीं कि कोई भाजपा सरकार में आके गया, भाजपा सरकार में आने के बाद पिछले साल छापे कुछ कम हुए हैं, लेकिन मैं इसका कारण ये मानता हूँ कि जब सरकारें बदलती है तो भ्रष्टाचार सतर्क हो जाते हैं थोड़े से। उनको लगता है कि थोड़े दिन रुक के रोकेगी। मैं आपकी इसलिए बता रहा हूँ ये बात क्योंकि जब 2021 में राजस्थान में कुल 2020 में 64 छापे मारे गए थे, 21 में 110 मारे गए थे, 22 में 107 मारे गए, तो 23 में सरकार आ गई थी बीजेपी की। उसके बाद से 23 में 72 और पिछले साल 52 मारे गए थे। लेकिन जीरो टॉलरेंस तो यहाँ भी नहीं है। भजन लाल जी कह रहे जीरो टॉलरेंस पावर सरकार हमारे काम करती है, वो तो यहाँ पे भी नहीं होता। टॉलरेंस तो क्या अब तो बिल्कुल, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि सरकार जैसी कोई स्थिति राजस्थान के अंदर चल रही है। बहुत बुरी स्थितियाँ हैं। लोगों का ये मान्यता है कि भजन लाल जी के आने के बाद में जो पिछली 2 सरकारें थी, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रही हो, चाहे निवर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की रही हो, वो बेहतर थी। कम काम तो दिख रहा था, योजनाएं तो साकार हो रही थी। बहुत बड़ा सवाल है, मुझे एक बात बताइए, एक मुख्यमंत्री की, ऐसा कहा जाता है प्रशासनिक हलकों में, अपन देख नहीं सकते हैं, एक खुद की टीम होती है जो उसकी विश्वसनीय लोगों की होती है, जो पूरे प्रशासनिक व्यवस्था नजर रखती है जी। तो अगर आपको पता नहीं है कि IAS, IPS, RAS और RPS भ्रष्ट हैं, तो आप कौन सी सरकार चला रहे हैं? आपको पता नहीं 2 साल पहले इसके खिलाफ शिकायत हो चुकी है और उसके बाद भी वसूली कर रहा है, आपको पता नहीं, तो इसका मतलब क्या है? और ये तो भरतपुर, सवाई माधोपुर उस इलाके में जहाँ मुख्यमंत्री का इलाका है, खुद का इलाका, वहाँ पे इसने इस तरह का, आप इससे अंदाजा लगा लिए कि इसकी हिम्मत कितनी खुली हुई थी इस आदमी की। और ये जो जड़ें, ASP अगर वसूली कर रहा था तो मुझे एक बात बताइए, वहाँ SP भी होता है, बिल्कुल, जिला है तो DIG भी होता है, IG भी होता है। तो क्या उन बड़े अधिकारियों को ये पता नहीं अधीनस्थ क्या कर रहे हैं? और क्या संभव आपको लगता है पुलिस महकमे में बात संभव है कि अधीनस्थ क्या कर रहे हैं उनके अधिकारियों को पता नहीं? और अगर ये वाकई है तो अब टोटली सिस्टम फेल्योर है। बिल्कुल, मेरा मानना है अगर आपके उच्च अधिकारी को पता नहीं पुलिस और ACB के हमारे निम्न अधिकारी क्या कर रहे हैं, तो टोटली सरकार का फेल्योर है सुरेंद्र जी। और ये बहुत बड़ी घटना मानता हूँ। और ये मेरा लग रहा है पिछले सालों में, हमें इतने साल हो गए, इस तरह की घटना हमने भी सुनी है कभी, किस तरह दलालों का जाल फैलाकर अलग अलग विभाग के अलग अलग दलाल उनसे वसूली कर रहे हैं, दलालों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, रिश्वत में दारू मांग रहे हैं, इस तरह का जो नेटवर्क इसने फैला रखा था, वो कितनी बड़ी बात है इसकी आप इस बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है कि आप जिस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, अभिरक्षा के लिए बात कर रहे हैं, उनके अधिकारी जो रक्षक हैं इन मूल्यों के, वो भक्षक बन गया। हाँ, वो भक्षक बन रहे हैं और मूल्य को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। सुनिए, आम जन धारणा बन चुकी है आज की तारीख में कि ACB खुद सबसे बड़ा करप्शन फैलाने वाला विभाग है। अब तो आम आदमी कहने लग गया है कि पहले ढूंढते हैं कौन भ्रष्ट अधिकारी है, फिर उसके अपने दलालों के मार्फत छापे की कार्रवाई कराने की धमकी दिलवाते हैं उसको। और ये बिल्कुल तय है कि विभाग इस तरह जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, क्योंकि जो विधानसभा रिपोर्ट आई गई थी उसमें जो 5-10 महत्वपूर्ण विभाग दिए भ्रष्टाचार में, सबसे ऊपर पंचायत राज विभाग था, फिर स्वायत्त शासन विभाग था, उसके बाद पुलिस विभाग था। पुलिस विभाग का मतलब है कानून व्यवस्था बनाए रखना, भ्रष्टाचार को रोकना। लेकिन जब वो तीसरे नंबर पे भ्रष्टाचार फैलाने के अंदर है तो उसका अंदाजा व्यवस्था भी लगा सकते हैं ना, कानून व्यवस्था पे क्या असर पड़ता होगा उसका। अगर एक SH को या एक CI को या एक DIG को या एक ACB के अफसर को किसी ने रिश्वत दे रखी है तो उससे क्यों डरेगा? और जाहिर सी बात है, शराब माफिया और बजरी माफिया जिनकी मंथली इन सबके पास जाती है, तो वो तो उनसे क्यों डरेंगे? और आप इसीलिए हो रहा है रोजाना आज से देख लिए, बजरी माफिया कुचल के निकल जाते हैं, शराब माफिया डरते नहीं किसी से। आज शराब की दुकानें रात भर खुली रहने लग गई है, सड़कों में शराब बिक रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है। बिल्कुल। तो ये जो
भ्रष्टाचार पहले एक सीमित दायरे में हुआ करता था, लेकिन अब इसका जो विस्तृत रूप हुआ है उसमें हर कोई शामिल हो गया और ये बिल्कुल तय है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं मिल सकता, ये नहीं बना सकता ही नहीं। क्योंकि आप ये सुरेंद्र जी, अपन देखते हैं आमतौर पे जब भी पुलिस या जो बड़े अफसरों की तैनाती होती है, स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री, कितनी चलती है उसके अंदर, कितना। और आप देखिए कई बार तो जब उनकी मर्जी के बिना आ जाता है तो बगावत पर आ जाते विधायक और सांसद, बोला आपने उसको कैसे भेज दिया, और मुख्यमंत्री भिड़ने तक चल जाता है। हमने कई ऐसे दृश्य देखे हैं कि ईमानदार अधिकारियों को जब हटाया जाता है तो जनता उसके पक्ष में खड़ी होती है, लेकिन फिर भी उसको रखा नहीं जाता है वापस, जबकि उसका काम जनता की सेवा करना है, लेकिन अधिकारियों को लगता है हमारी सेवा कौन करेगा। इसलिए ये जो स्थिति बन रही है राजस्थान में, और एक जो उम्मीद थी लोगों को कि भाजपा सरकार आने के बाद, जैसे अशोक गहलोत सरकार, बहुत आरोप लगते थे भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट मंत्री हैं, भ्रष्ट अफसर, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो सीनेरियो ओवरऑल है वो चेंज नहीं हुआ आज की तारीख में। बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वही स्थिति आज बरकरार है जो पहले थी, वही भ्रष्टाचार है, वही कानून व्यवस्था का संकट है, वही जो अपराध घट रहे हैं वो घट रहे हैं। और मुझे तो ये नहीं मालूम चल रहा ओम जी कि ये जो भजनलाल सरकार है, ये भजनलाल जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, वो क्या इस पर बिल्कुल भी मेरे इतने वो हैं कि बिल्कुल अनुभवहीन है कि उनको यही नहीं पता कि उनके लोग क्या कर रहे हैं, उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं। पहले ये सुना जा रहा था कि जो चीफ सेक्रेटरी है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को चला रहा है, लेकिन अब तो वो भी नहीं लग रहा, क्योंकि आप अफसरों में भी दो पार्ट हो गए कि ये उसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब लेकिन सुरेंद्र जी एक बात बताइए मुझे, तो भजनलाल जी को मोदी जी ने बहुत उम्मीदों से मुख्यमंत्री बनाया था और बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों को साइडलाइन कर गया। तो मेरा ऐसा मानना है भजनलाल जी को मोदी का आशीर्वाद पूरा मिला हुआ है, और इसीलिए आप देख लीजिए वसुंधरा जैसे जितने बड़े नेता हैं वो खुल के कभी सामने आते हैं सरकार के। यानी आपको काम करना है, आप काम कर सकते हैं, पर आप क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं ये आपको सोचना होगा। और आपको परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी 1.5 साल निकल चुका है सरकार बने हुए, और 1.5 साल की अवधि किसी भी व्यक्ति के या राजनीतिक के बारे में छवि बनाने के लिए बहुत होती है, वो क्या कर रहा है। और बिल्कुल अब तो लोग भजनलाल जी कहने लग गए हैं कि इनको केवल घूमना है, मंदिर दर्शन और आम सभाएं करना। और कोई अभी 2 दिन पहले एक विश्लेषण छपाया अखबार के अंदर कि केंद्र सरकार खुद नाराज है इनसे। जो योजनाओं का जो खाका है, योजना लागू करना, उसमें राजस्थान सरकार बहुत पिछड़ी भी है। और इसका उदाहरण आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 2 दिन पहले राजस्थान में संघ के मोहन भागवत जी आए थे। आप देखिए मोहन भागवत कहीं जाते हैं राज्य में तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री से मुलाकात उन्होंने नहीं की। क्यों नहीं की? राजस्थान में थे वो, तो इसका मतलब संघ में भी कुछ नाराजगी हो सकती है। तो राजस्थान में सरकार परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा संकट भजनलाल जी पे आ सकता है। अगर इस तरह के प्रशासन को तो आपको पहले काबू में करना ही पड़ेगा, राजनीतिक की भले आप, क्योंकि अब जिस तरीके से सुर्खियां आ रही हैं ओम जी, उससे ये तो बिल्कुल साफ लगने लग गया कि यार बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है। मतलब आपको रोकने के लिए आप बिल्कुल अनावश्यक रूप से जितने प्रयास करते हैं, वो आपने एक अच्छा शब्द यूज़ किया, जलकुंभी। अब जलकुंभी फैलती जा रही है, इसकी जड़ें ऊपर दिखती नहीं है, और ये ऐसा बीज है, इसके बीज जो होते हैं गिरते हैं, जहाँ गिरते हैं वहीं बन जाता है। तो ये भ्रष्टाचार तो बहुत और सर्वव्यापी हो गया। पुलिस विभाग का भ्रष्टाचार तो अपन ने अजमेर में देख लिया, 2 बड़े बड़े कांड हो गए। लेकिन अगर एसीबी पुलिस को भी पकड़ती है ना, और इन सुरेंद्र शर्मा ने खुद ने 2 डीएसपी पकड़े अपने इलाके में रिश्वत लेते हुए। तो जब पुलिस तो कर रही है, एसीबी इसमें शामिल हो जाएगी, तो आम जनता को कौन बचाएगा आप बताइए। बिल्कुल कोई नहीं है, कहीं कोई कुछ शिकायत नहीं है। परेशानी यह है दोस्तों कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हो चुकी हैं और फैल चुकी हैं। जड़ी ज़मीन में नहीं जा रही हैं, जड़ें यूँ फैल रही हैं यूँ, और पूरा राजस्थान इसकी गिरफ्त में आ गया है। और मुझे तो ये लग रहा है कि अगर यही हाल रहा तो 2, 4, 5 महीने में अगर कोई तब्दीली, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, नहीं आई, तो मुझे नहीं लगता है कि भजनलाल सरकार कोई बहुत व्यापक अपने परफॉर्मेंस दे पाएगी निकाय के चुनावों के अंदर। यह मानना है, आपका क्या कहना है निकाय? बिल्कुल सुरेंद्र जी, देखिए ये जनता अपना मत से ही व्यक्त कर पाती है, और मत देने की अवधि उसकी आ रही है। पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, उपचुनाव होंगे, अभी उसके बाद निगम चुनाव आएंगे, और निगम चुनाव में भाजपा ने कब्जा कर रखा है बहुत जिलों के अंदर। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस रहेगी तो लोग सवाल तो पूछेंगे कि भाई आपने क्या करा। और अगर ये स्थिति रही तो बिल्कुल नगर निगम चुनाव में भजनलाल जी को, भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा, और इसका असर राजस्थान की राजनीति में पड़ेगा, भविष्य की बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसके ऊपर। तो दोस्तों ये आशंका ओम जी ने बता दी है कि आने वाला समय हो सकता है भाजपा के लिए सही ना हो, क्योंकि जिस तरीके के आचरण, जिस तरीके के व्यवहार, जिस तरीके के फैसले, जिस तरह का टेम्परामेंट इस गवर्नमेंट का चल रहा है वो कोई अच्छा नहीं है। और थर्मामीटर से अगर नापा जाए तो ओम जी ने बिल्कुल सही बताया है कि आने वाले जो चुनाव हैं वो बड़े महंगे पड़ेंगे। दोस्तों आज इतना ही। आपने जो सुना अच्छा लगा होगा आपको, आपकी भी कोई सुझाव हो तो हमें दें। धन्यवाद। आज इतना ही।